तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, शोभाई जो होता है वो अपने साथ वाले स्टूडेंट को आगे करते हुए उससे बोलता है कि लो सबसे पहले तुम जाओ और जाकर दिखा दो कि हम लोग कितने पावरफुल है। जो सुनने के बाद में वो लड़का हैरान होते हुए बोलता है कि क्या मुझे पहले जाना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो हानजान के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने अपोनेंट को बोलता है कि ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तुम अटैक जो है वो कर सकते हो। और हान जैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो वैंग यांग होता है वो अपने अटैक को करते हुए बोलता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करूंगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका अटैक सीधे जाकर जो हान जैन होता है उससे टकरा जाता है। और अब वहाँ पर बैठे हुए जो बंदे होते हैं वो हान जैन के आर्मर को देखने के बाद में बोलते हैं कि ये तो डायमंड लेवल का बैटल आर्मर है। सच में यकीन नहीं होता कि जो हान जैन है उसने खुद को इतना ज़्यादा डेवलप कर लिया। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वैंग यांग की जो एनर्जी है वो कितनी ज़्यादा ब्लडी एनर्जी है या फिर उसका जो वेपन है वो कितना ज़्यादा शार्प है, लेकिन वो यहाँ पर जो हान जैन है उसे नहीं हरा पाएगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो प्रिंसिपल के ऊपर आ जाता है, जो कि शोबाई को बताता है कि अगर वैंग यांग की बात की जाए तो उसकी जो एजिलिटी फाइटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम है। और जिस टाइम पर वो अपनी विंड एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करता है तो वो पूरी तरह से इनविजिबल हो जाता है। जो देव सुनकर शोभाई बोलता है कि सच में ये काफ़ी टेरिफाइंग है। और इतना बोलकर शोभाई अपने मन में सोचता है कि क्या मिड टीयर सिल्वर की पावर ऐसी ही होती है, लेकिन मैं तो अभी भी केवल ब्रॉन्ज टीयर के मिड लेवल पर हूँ। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम हान जैन को देखते हैं, जो कि मुस्कुराते हुए बोलता है कि ठीक है तो अब अटैक करने की बारी मेरी है। और इतना बोलते के साथ ही जो हान जैन होता है वो अपने मिड टीयर सिल्वर पावर का इस्तेमाल करने लगता है। और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो स्काई स्प्लिटिंग स्लैश अटैक जो होता है उसे कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उस अटैक के कारण ज़मीन भी टूटने लगती है। और जो वैंग यांग का अटैक होता है वो भी एक ही पल में डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देखकर वैंग यांग भी हैरान रह जाता है। और अब हान जैन के अटैक को देखने के बाद में वहाँ पर खड़ा हुआ एक पर्सन जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो जनरल हान का स्काई स्लिपिटिंग स्लैश है। मुझे याद है 3 साल पहले जनरल हान ने इसका इस्तेमाल कर कर डायमंड टीयर का मॉन्स्टर को मार दिया था, लेकिन अब तो जो हान जैन है उसने भी इस स्लैश को सीख लिया है। और जरा एक बार इसकी पावर को तो देखो, जो वैंग यांग था वो भी इस पावर को नहीं रोक पाया। और उनके इतना बोलते के साथ ही वो हमारा व्यू जो होता है वो वहाँ पर बैठे हुए जो रेफरी होते हैं उनके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि पहला बंदा जो होता है वो बोलता है कि यकीन नहीं होता कि जो हान जैन है वो केवल ऑफेंसिव कॉम्बैट स्किल का ही इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि वो कंट्रोल टाइप स्किल का भी इस्तेमाल कर रहा है। जो सुनते के साथ ही उसके साथ में बैठी हुई लड़की जो होती है वो बोलती है कि ये कहना गलत नहीं होगा कि जो हान जैन है वो सच में एक टैलेंटेड पर्सन है, वो नंबर 1 मिलिट्री कमांडर का पर्सन होने के लायक है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम वैंग यांग को देखते हैं, जो कि दोबारा से अपना जो स्पेयर होता है उसे घुमाते हुए अपना स्लैश अटैक जो होता है वो सीधे जो हान जैन होता है उसकी तरफ कर देता है, जिसे देखने के बाद में जो हान जैन होता है वो बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ में डायरेक्ट क्लैश करना चाहते हो? सच बताओ तो वैंग यांग तुम इस फाइट को हार चुके हो। और इतना बोलते के साथ ही हमें वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। लेकिन जैसे ही वो धमाका हटता है तो हम देखते हैं कि जो वैंग यांग होता है उसकी बॉडी के ऊपर काफ़ी सारे अटैक होते हैं, यहाँ तक कि जो उसका स्पेयर होता है वो भी मुड़ जाता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर बैठे हुए जो लोग होते हैं वो भी आपस में बातें करने लगते हैं और आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि ये अटैक कितना ज़्यादा पावरफुल था, यहाँ तक कि वैंग यांग का जो स्पेयर था वो भी मुड़ गया। वो तो शुक्र है कि जो वैंग यांग है वो एक पावरफुल पर्सन है और उसी के साथ में कैपिटल मार्शल यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है। अगर ऐसा नहीं होता और कोई नॉर्मल पर्सन इस अटैक का सामना कर रहा होता तो वो इस अटैक के साथ में ही ख़त्म हो जाता। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो वैंग यांग के ऊपर आ जाता है, जो कि जो हान जैन होता है उससे बोलता है कि ओल्ड हान सच में मानना पड़ेगा कि तुम बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो, मैं इस फाइट को हार गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो रेफरी होती है वो अनाउंस करते हुए बताती है कि जो टॉप 4 चैंपियनशिप का फर्स्ट राउंड था उसे ग्रेट वॉल मिलिट्री मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी जो है वो जीत चुकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो शो भाई होता है वो हान जैन की तरफ देखते हुए बोलता है कि सच में इसकी फाइट को देखने के बाद में ये चीज़ कहना गलत नहीं होगी कि जो ग्रेट वॉल मिलिट्री मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो बोलता है कि ठीक है पहला राउंड जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो योंग योंग अब फाइट के लिए तुम जाओ। जो सुनकर जो योंग होता है वो भी ओके बोल देता है, जिसके बाद में अब वो अरीना के अंदर आ जाता है। जो देखकर प्रिंसिपल जो होता है वो उसे बोलता है कि योंग तुम्हें अपनी लिमिट तो पता है ना, अगर तुम फाइट को ना जीत पाओ तो तुम्हें खुद को पुश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम डिफीट होकर वापस आ सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो योंग होता है वो प्रिंसिपल से बोलता है कि प्रिंसिपल आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी जो झैंग जोंग मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी है उसे बिल्कुल भी निराश नहीं करूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो योंग का अपोनेंट होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और जो रेफरी होती है वो अनाउंस करते हुए बोलती है कि अब
जो सेकंड राउंड है वो स्टार्ट होता है और उसके इतना बोलते ही वो लड़का जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अब काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और इतना बोलकर अब वो लड़का जो होता है वो योंग की तरफ देखकर हंसते हुए उसे बोलता है कि लिटिल ब्रदर, तो बताओ तुम किस तरह से यहाँ पर खेलना चाहोगे। लेकिन हम देखते हैं कि जो योंग होता है वो बात कहने के बिल्कुल भी मूड में नहीं होता है और सीधे जाकर उस लड़के के ऊपर का अटैक को करता है। लेकिन वो लड़का बहुत ही आसानी से योंग के अटैक को डॉज करते हुए बोलता है कि क्या बस तुम इतना ही कर सकते थे। और इतना बोलकर अब वो लड़का जो होता है वो योंग के ऊपर बहुत सारे स्लैश अटैक जो होता है वो कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि योंग भी काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। जिसे देखने के बाद में वो लड़का जो होता है वो हंसते हुए योंग से बोलता है कि जितना मैंने सोचा था तुम तो उससे भी ज़्यादा कमज़ोर निकले। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बॉडी के ऊपर कुछ वर्ड जो है वो ज़रूर लिखूंगा। जो सुनकर योंग जो होता है वो दोबारा से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़का डॉज करते हुए योंग के ऊपर पीछे से अटैक करते हुए बोलता है कि आज तो तुम्हारे साथ में खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में झंगयांग मार्शल यूनिवर्सिटी की एक लड़की जो होती है वो प्रिंसिपल से बोलती है कि प्रिंसिपल, ये लोग तो हमें कुछ ज़्यादा ही ह्यूमिलेट कर रहे हैं। जो सुनकर एक और लड़का जो होता है वो भी प्रिंसिपल से बोलता है कि प्रिंसिपल, मुझे नहीं लगता कि जो योंग है वो ज़्यादा देर तक संभाल पाएगा, हमें उसे वापस बुला लेना चाहिए। जो सुनते के साथ ही शोबाई जो होता है वो उन लोगों को मना करते हुए उनसे बोलता है कि नहीं, जो योंग है वो आत्मसम्मान के लिए लड़ रहा है, केवल अपने आत्मसम्मान के लिए नहीं बल्कि हमारी झंगयांग मार्शल यूनिवर्सिटी के आत्मसम्मान के लिए। हम लोग उसे इस तरह से हार मानने के लिए नहीं बोल सकते। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो योंग से बोलता है कि लिटिल ब्रदर, अगर तुमने अपनी हार नहीं मानी तो तुम्हारी हालत जो है वो और भी ज़्यादा बद से बदतर हो जाएगी। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा। जो सुनकर योंग उससे बोलता है कि मेरी झंगयांग मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी कभी भी हार नहीं मानती। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो खिंचाकर जो योंग होता है उसके पेट में पंच मारते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम अभी भी हार नहीं मानोगे। और अब उसके पंच के कारण हम देखते हैं कि योंग की हालत बहुत ज़्यादा बेकार होने लगती है, लेकिन वो बंदा अभी भी नहीं मानता और लगातार योंग के ऊपर अटैक करता रहता है। और योंग के ऊपर अटैक करते हुए हंसते हुए बोलता है कि चलो देखता हूँ कि तुम यहाँ पर कब तक हार नहीं मानते। जब तक तुम हार नहीं मानोगे मैं तुम्हें लगातार पीटता रहूंगा। और इसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि योंग की हालत बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी होती है, लेकिन वो अभी भी हार ना मानते हुए बोलता है कि मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। और इतना बोलते बोलते ही हम देखते हैं कि जो योंग होता है वो वहीं ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर बैठे हुए जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें भी थोड़ा गुस्सा आने लगता है। और एक स्टूडेंट बोलता है कि क्या जो ह्यूमैनिटी है वो बिल्कुल भी नहीं बची। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल था। जो सुनकर एक और लड़की जो होती है वो भी बोलती है कि हाँ बिल्कुल, आखिर कोई अपने अपोनेंट को इतनी बुरी तरह से कैसे मार सकता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो रेफरी होती है वो भी उस फाइट का विनर जो होता है वो दूसरे लड़के को अनाउंस कर देती है। जो देखने के बाद में जो शो भाई होता है वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि मूडो मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम लोग कुछ ज़्यादा ही हद पार कर रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो भाई निंग होता है वो फाइट के लिए जाने लगता है और फाइट के लिए जाते हुए बोलता है कि अब बारी मेरी है, मैं इस एरोगेंट बंदे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जो सुनकर प्रिंसिपल उससे बोलता है कि भाई निंग बिल्कुल भी यहाँ पर केयरलेस जो है वो मत होना। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो वो लड़का होता है वो हंसते हुए बाइनिंग से बोलता है कि देखो एक और बच्चा जो है वो यहाँ पर आ गया, लगता है कि तुम्हारे साथ में मज़ा आएगा खेलने में उससे भी ज़्यादा। जो सुनकर बाइनिंग उससे बोलता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही बकवास करते हो। और बाइनिंग के इतना बोलते के साथ ही जो मैच होता है वो ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है और बाइनिंग अटैक करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी तुमसे छीन लूंगा। और इतना बोलते के साथ ही बाइनिंग उसके ऊपर अटैक को करता है, लेकिन वो बंदा बहुत ही आसानी से बचते हुए बोलता है कि सच में तुम तो काफ़ी ज़्यादा रूथलेस हो। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो बाइनिंग के ऊपर अटैक कर देता है और बाइनिंग के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम्हारे लिए लेकिन ये बहुत ही दुख की बात होने वाली है कि मैं तुम लोगों को कोई भी चांस जो है वो नहीं देने वाला। और अब उन लोगों को इस तरह से लड़ता हुआ देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए बंदे भी आपस में बातें करने लगते हैं। और एक लड़की बोलती है कि क्या सच में ये एक नॉर्मल फाइट है। जो सुनकर एक और लड़का बोलता है कि सच में ये फाइट तो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल है, मैंने आज से पहले कभी भी इस तरह की ब्रूटल फाइट को नहीं देखा था। जो सुनकर एक और लड़का जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि इस फाइट को ड्रॉ कर देना चाहिए, क्योंकि अगर फाइट ऐसे ही चलती रही तो पक्का इनमें से कोई ना कोई जो है वो मारा जाएगा। जो सुनते के साथ ही एक और लड़की जो होती है वो घबराते हुए बोलती है कि हम लोग इतनी दूर बैठे हैं लेकिन ब्लड की स्मेल में यहाँ तक महसूस कर सकती हूँ, सच में ये फाइट बहुत ज़्यादा ब्रूटल है। और उनके इतना बोलते ही हम बाइनिंग के अपोनेंट को देखते हैं जो कि बाइनिंग के और ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम पूरी तरह से तैयार हो मरने के लिए। जो सुनकर बाइनिंग भी अटैक करते हुए बोलता है कि आज मैं जब तक तुम्हारी जान को ना ले लूँ मैं नहीं रुकूंगा। जो सुनते ही वो लड़का अचानक से गायब होते हुए बाइनिंग से बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा बातें करते हो। और इतना बोलते के साथ ही वो आकर पीछे से जो बाइनिंग होता है उसे पकड़ लेता है और बाइनिंग को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि तुम एक ब्रांच टीयर के बस ट्रेस हो, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि तुम्हारी मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी की बात भी की जाए तो उसका भी कोई नाम नहीं है।
और यहाँ तक कि अब तुम लोगों के पास में जीतने का भी कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये फाइट जो है वो तुम हार चुके हो। जो सुनते के साथ ही बाइनिंग जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुम एक बात जो है वो भूल चुके हो कि मेरी जैंग जाओ मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी जो है वो कभी भी हार नहीं मानती। और इतना बोलते के साथ ही जो बाइनिंग होता है वो अपनी ही स्वॉर्ड को अपनी बॉडी के आर पार कर देता है। और चूंकि वो लड़का बिल्कुल बाइनिंग के पीछे खड़ा था, इस कारण जो वो स्वॉर्ड होती है वो उस लड़की की भी बॉडी के आर पार हो जाती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में अब वो लड़का जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और वो चिल्लाते हुए बाइनिंग से बोलता है कि क्या तुम पागल हो चुके हो जो कि तुम मरना चाहते हो। जो सुनने के बाद में बाइनिंग हंसते हुए उससे बोलता है कि बस मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, मेरे लिए यही काफ़ी है। जो सुनकर वो लड़का जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हारी जंग मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी इसी तरह से फाइट करती है। जो सुनकर बाइनिंग उससे बोलता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम किस तरह से फाइट करते हैं, यहाँ पर तुम ही बकवास कर रहे थे तो इसीलिए अब तुम्हें मेरे साथ में ही मरना होगा। और अब बाइनिंग की इस बात को सुनते के साथ ही वो लड़का बहुत ज़्यादा घबराने लगता है और घबराते हुए बोलता है कि नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, प्रिंसिपल जल्दी से मुझे बचा लीजिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि मूडो मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल जो होता है वो आकर स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और स्वॉर्ड को पकड़ते हुए बोलता है कि ठीक है, बहुत हो गया, हमारी मूडो मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी जो है वो अपनी हार मानती है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो प्रिंसिपल होता है वो अटैक करते हुए जो स्वॉर्ड होती है उसे दोनों की बॉडी के अंदर से बाहर निकाल देता है। और जो रेफरी होती है वो भी हैरान होते हुए बोलती है कि यकीन नहीं होता कि जो मूडो मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी थी उसने अपनी हार मान ली। और अब हम देखते हैं कि जो प्रिंसिपल होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आकर मूडो या मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल से गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम अपने मूडो मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंटों को इसी तरह से सिखाते हो कि अरीना के अंदर आकर जो उनके अपोनेंट होते हैं पहले उन्हें ह्यूमिलेट करे और जब उनकी बात जो है लाइफ पर आ जाए तो अपने प्रिंसिपल को आवाज़ लगाए और उनके प्रिंसिपल भी उनकी मदद करने के लिए आ जाए। जो सुनते के साथ ही मूडो मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल जो होता है वो प्रिंसिपल से बोलता है कि ओल्ड चियांग, ये मत सोचो कि तुम्हारी मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप 4 के अंदर आ गई तो तुम हमें चैलेंज करने के लायक हो गए हो। तुम्हें अपनी औकात जो है वो कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। जो सुनकर प्रिंसिपल जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि तुम खुद को आखिर समझते क्या हो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंटों की लाइफ जो है वो मेरे स्टूडेंटों की लाइफ से ज़्यादा बेहतर है। जो सुनकर वो दूसरा प्रिंसिपल उनसे बोलता है कि ज़्यादा बकवास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें फ़ाइट करनी है तो अरीना के अंदर करो। जो सुनते के साथ ही अब जो प्रिंसिपल होता है वो चिल्लाते हुए शो भाई से बोलता है कि शो भाई जल्दी से स्टेज पर आओ और तुम जितनी बुरी तरह से इन्हें मार सकते हो उतनी बुरी तरह से मारो, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर इन लोगों की हालत क्या होगी जब इन्हें पता लगेगा कि इन्होंने किन से पंगा लिया है। जो सुनते के साथ ही अब जो शो भाई होता है वो सीधे अरीना के अंदर आ जाता है। अरीना के अंदर आते हुए बोलता है कि प्रिंसिपल, अगर ऐसी बात है तो अब आप सारी की सारी चीज़ें जो है वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं इन्हें दिखा दूंगा कि इन्होंने किन से पंगा लिया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो प्रिंसिपल होता है वो बाइनिंग से बोलता है कि बाइनिंग, सच में तुम मेरे जांग जाओ मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी के होनर होने के लायक हो। तभी जो लड़की होती है वो भी बाइनिंग से बोलती है कि बाइनिंग, हमें तुम्हारे ऊपर प्राउड है, तुम्हें अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम अपनी इंजरी को रिकवर करने के ऊपर ध्यान दो, शो भाई उन लोगों को सबक ज़रूर सिखाएगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू मूडो मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी के पास में आ जाता है, जहाँ पर कि एक स्टूडेंट आकर प्रिंसिपल से बोलता है कि प्रिंसिपल, मैं चाहता हूँ कि इस स्ट्रेस को जाकर मैं अपने हाथों से ख़त्म करूँ। जो सुनकर उसका प्रिंसिपल उससे बोलता है कि जी सुहान, तुम्हें यहाँ पर फाइट के अंदर इवॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मत भूलो कि चैंपियनशिप अभी भी हमारा इंतज़ार कर रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शू भाई होता है वो ओपन चैलेंज कर कर चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं शू भाई झांग जाओ मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी से जो मूडो मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी है उसे चैलेंज करता हूँ। अगर वो यहाँ पर हार जाती है तो उसे पूरी पब्लिक के सामने यहाँ पर माफ़ी मांगनी होगी, तो बताओ क्या तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो। जो सुनते के साथ ही अब सभी के सभी लोग जो होते हैं वो शू भाई को चेयर करने लगते हैं और एक लड़का चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, इन लोगों को यहाँ पर माफ़ी जो है वो मांगनी पड़ेगी। तभी एक और लड़की चिल्लाते हुए बोलती है कि शू भाई, इन्हें दिखा दो, इन्हें इनकी औकात बता दो, इन्हें बहुत ही बुरी तरह से पीटना। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब एक लड़का जो होता है वो एक लड़की से बोलता है कि यकीन नहीं होता, झांगझाऊ मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी ने मूडो मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी को चैलेंज कर दिया, क्या तुम्हें लगता है कि मूडो मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी जो है वो माफ़ी मांगेगी। जो सुनते के साथ ही एक और लड़की जो होती है वो बोलती है कि झांगझाऊ मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी जो है वो मूडो मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी के मुकाबले बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन अगर मूडो मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी माफ़ी मांगती है तो ये तो सबसे बड़ी हेडलाइन बन जाएगी।
और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू मूड और मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंटों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक स्टूडेंट बोलता है कि क्या माफ़ी मंगवाना चाहते हो, क्या तुम्हारी झांगझाओ मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी इस चीज़ को डिजर्व भी करती है। जो सुनकर एक टकला स्टूडेंट आगे आते हुए बोलता है कि प्रिंसिपल, मैं चाहता हूँ कि मैं जाकर इसे सबक सिखाऊँ ताकि इसे हमारी और अपनी पावर के बीच में गैप जो है वो पता चल सके। जो सुनकर उसका प्रिंसिपल भी उसे ओके बोल देता है। और अब वो टकला जो होता है वो शू भाई के सामने आ जाता है, जिसे देखने के बाद में जो शू भाई होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर माफ़ी मांगने आए हो। जो सुनकर वो टकला जो होता है वो शू भाई से बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर मुझसे माफ़ी मंगवाओगी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे जैसा एक कमज़ोर पर्सन मुझसे जीत सकता है। एक पावरफुल इंसान जो है वो कभी भी कमज़ोर इंसान से माफ़ी नहीं मांगता। अगर तुम माफ़ी मंगवाना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पर खुद को हमसे स्ट्रॉन्ग जो है वो दिखाना पड़ेगा। जो सुनकर शो भाई जो होता है वो उससे बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा है, तो मैं तुम्हारे स्टेज के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे अकेले के साथ में यहाँ पर फाइट जो है वो नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने एक एक कर अगर फाइट की तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो बर्बाद हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठे हुए सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि क्या जो शो भाई है वो पागल हो चुका है, जो कि वो दो पर्सनों के साथ में एक साथ फाइट करना चाहता है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मूडो मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी का दूसरा पर्सन जो है उनका कैप्टन है, जिसकी पावर की बात की जाए तो उसकी पावर वैंग यांग से बिल्कुल भी कम नहीं है। जो सुनकर एक और लड़की जो होती है वो बोलती है कि मैं जानती हूँ कि मूडो मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर सारी हदें पार कर दी, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी शो भाई एक साथ में दो पर्सनों के साथ में फाइट करना चाहता है, क्या ये उसके लिए कुछ ज़्यादा ही नहीं हो जाएगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शो भाई होता है वो लगातार मूडो मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी की बेइज्जती कर रहा होता है। जो देख कर प्रिंसिपल जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हारी जंग जो मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी हमें इसी तरह से गुस्सा दिलाएगी तो उसका अंजाम जो है वो तुम्हें ज़रूर भुगतना पड़ेगा। और इतना बोलते के साथ ही वो उस लाल बालों वाले बंदे को ऑर्डर देते हुए उसे बोलता है कि जाकर अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करो और इन्हें दिखा दो कि इनकी औकात हमारे सामने क्या है। जो सुनते के साथ ही वो लाल बालों वाला बंदा भी अरीना के अंदर आ जाता है और अपने दोनों स्वॉर्डों को निकालते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हारी झांगझाओ मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी हमारे सामने एरोगेंट बनेगी और मरना चाहेगी तो हम तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा ज़रूर करेंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही वो अपनी पावर जो होती है उसे रिलीज करने लगता है और अपनी पावर को रिलीज करते हुए शो भाई से बोलता है कि बच्चे, मैं आज तुम्हें ये चीज़ जो है वो ज़रूर सिखाऊंगा कि बिना पावर के एरोगेंट बनना हमें किस तरह से ह्यूमिलेट कराता है। और अब उसकी स्वॉर्ड को देखते के साथ ही वहाँ पर बैठे हुए रेफरी जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि एक बार उसकी स्वॉर्ड को तो देखो, इनमें से एक मेल्टल कोल्ड आयरन है और वहीं दूसरी मेल्टन लावा आयरन है। अगर इन दोनों ही स्वॉर्डों की बात की जाए तो इन्हें रियल मटेरियलों के द्वारा बनाया गया है। यहाँ तक कि इनके अंदर जो कोर डाले गए हैं वे कोर भी जो है वो बहुत ही पावरफुल बीइंग से बिलोंग करते हैं, इसीलिए इन दोनों स्वॉर्डों की पावर जो है वो बहुत ज़्यादा है। जो सुनते के साथ ही दूसरा रेफरी जो होता है वो बोलता है कि यकीन नहीं होता कि जो मूडो यूनिवर्सिटी और जो काउ फैमिली है वो काउ जी के ऊपर इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है। जो सुनते के साथ ही पहले वाला जो रेफरी होता है वो बोलता है कि जो आइसफायर वार गॉड था वो जिस टाइम पर उसने मूडो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया था वो एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक जो थी वो छोड़ कर गया था, और अगर मैं सही हूँ तो इसने शायद उस टेक्निक को भी मास्टर कर लिया होगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही वो लाल बालों वाला बंदा जो होता है वो शो भाई से बोलता है कि बच्चे, मैं तुम्हें बुली जो है वो नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, जो तुम्हारे बीस्ट है उन्हें समन कर लो। जो सुनते के साथ ही शो भाई उससे बोलता है कि तुम्हारी काइंडनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब इतना बोलते के साथ ही शो भाई की बॉडी के अंदर से दो अलग अलग कलर का ऑरा जो होता है वो निकलने लगता है और शो भाई उनसे बोलता है कि तुम लोगों से डील करने के लिए मुझे मेरे बीस्टों को समन करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनते के साथ ही वो टकला जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, रास्ते पे बोलता है कि क्या तुम अपने बीस्टों को समन नहीं करने वाले, क्या तुम हमारे साथ में हैंड टू हैंड फाइट करोगे। जो सुनते के साथ ही शू भाई की यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट हैरान होते हुए बोलता है कि जो शू भाई है क्या वो अपने बीस्टों का इस्तेमाल नहीं करने वाला, आखिर वो फाइट कैसे करेगा। जो सुनकर प्रिंसिपल बोलता है कि पता नहीं इस बच्चे के दिमाग में क्या चलता रहता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही वो लाल बालों वाला बंदा शो भाई के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो, लगता है कि तुम मरना चाहते हो। तभी वो टकला भी अटैक करते हुए बोलता है कि लगता है कि इस कमज़ोर को इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो शू भाई होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मेटल स्पिरिट एक्टिवेट, शार्प मेटल पैटर्न एक्टिवेट। और इतना बोलते के साथ ही शू भाई की बॉडी के अंदर से और भी ज़्यादा जो ऑरा होता है वो रिलीज होने लगता है। और अपनी टेक्निकों को एक्टिवेट करने के बाद में जो शू भाई होता है वो उन दोनों की तरफ देखते हुए बोलता है कि चलो टाइम आ चुका है तुम लोग के साथों में स्कोर को सेटल करने का। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से शू भाई जो होता है वो उस टकले के पास में आ जाता है। उस टकले के पास में आते के साथ ही उसके ऊपर अटैक कर उसे दूर फेंक देता है। जो देखने के बाद में वो लाल बालों वाला बंदा भी हैरान होते हुए बोलता है कि ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, ये इतना ज़्यादा फास्ट कैसे हो सकता है।
और उनके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वहाँ पर बैठे हुए रेफरी के ऊपर आ जाता है, जो कि शिव भाई की स्पीड को देखते हुए बोलता है कि इस बच्चे की स्पीड जो है वो ऑलरेडी गोल्ड टीयर पर पहुंच चुकी है, लेकिन आखिर भी एक बीस्ट टीमर की बॉडी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है। जो सुनते के साथ ही उसके साथ में बैठी हुई जो लड़की होती है वो उसे बोलती है कि क्या तुम लोग फैन के बारे में भूल चुके हो कि उसकी जो पावर थी वो कितनी ज़्यादा थी, उसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ थी वो किसी ब्रूटल बीस्ट से कम नहीं थी। जो सुनते के साथ ही जो वो रेफरी होता है वो उस लड़की से बोलता है कि क्या तुम शो भाई को लुओ फैन से कंपैरिजन करना चाहती हो। लुओ फैन जो था वो अपने आप में ही एक लेजेंड था। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो शो भाई होता है वो उस लाल बालों वाले बंदे से बोलता है कि क्या कभी तुमने अपने आप को पावरलेस जो है वो फील किया है। जो सुनते के साथ ही वो लाल बालों वाला बंदा जो होता है वो अपनी सोडो को तैयार करते हुए शो भाई से बोलता है कि यकीन नहीं होता कि तुमने यहाँ पर अपनी पावर को दिखाकर मेरी रेस्पेक्ट को गेन कर लिया, लेकिन रेस्पेक्ट को गेन करने का मतलब ये नहीं है कि तुम फाइट को जीत चुके हो, क्योंकि इन द एंड तुम मेरे हाथों से मरने ही वाले। और इतना बोलते के साथ ही वो अपनी जो फायर स्वॉर्ड होती है वैसे शो भाई के ऊपर फायर अटैक को कर देता है, लेकिन जो शो भाई होता है वो उसके अटैक को देखने के बाद में बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होता। वो उससे बोलता है कि क्या बस तुम इतना ही कर सकते थे। और इतना बोलते ही शो भाई अपनी जगह से गायब होकर अचानक से उसके पीछे आ जाता है, बोलता है कि तुम बहुत स्लो हो। जो सुनकर वो टकला शो भाई के पीछे आते हुए बोलता है कि कैप्टन इसे मैं देखता हूँ। जो सुनकर वो लाल बालों वाला बंदा चिल्लाते हुए टकले से बोलता है कि नहीं संभल कर। और उस टक इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि शो भाई अचानक से आकर उस टकले के ऊपर धड़ाधड़ कर अटैक जो होते हैं वो करना शुरू कर देता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि शो भाई ने लगातार उसके ऊपर 7 अटैक कर उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब कर दी होती है कि वो ज़मीन पर गिर बेहोश हो जाता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो शू भाई होता है वो उससे बोलता है कि तुम तो मेरे यहाँ पर केवल 7 ही अटैक जो है उनमें बेहोश हो गए, यहाँ तक कि तुमसे अच्छा तो हमारा योंग था जो कि 7 से ज़्यादा अटैक जो थे वो अपनी बॉडी के ऊपर झेल गया था। और शो भाई की तरह बोलते के साथ ही वो लाल बालों वाला लड़का जो होता है वो शो भाई की तरफ अटैक करते हुए उससे बोलता है कि अगर हिम्मत है तो मेरे साथ में फाइट करो। जोश उनका शो भाई जो होता है वो उस लड़की की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि चलो तुम सही टाइम पर मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ गए, क्योंकि जो तुम्हारा साथी था उसके साथ में खेलने में मुझे बिल्कुल भी मज़ा जो है वो नहीं आया। हो सकता है कि शायद तुम्हारे साथ में खेल कर मुझे थोड़ा बहुत मज़ा जो है वो आ जाए। और अब शो भाई के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।